इस वीडियो में हम भूगोल के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, यानी कि कौन सी वेव जनरेट होती है जब अर्थक्वेक आता है। तो आता है इसका ऑप्शन है बी, पी एस एल। यानी कि जब भूकंप उत्पन्न होता है तो सबसे पहले पी तरंग उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद एस तरंग उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद एल तरंग उत्पन्न होती है। पी को हम हिंदी में प्राथमिक या अंग्रेजी में इसको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, जबकि एस तरंगों को हम द्वितीय तरंगे, गौड़ तरंगे या सेकेंडरी तरंग कहते हैं, जबकि एल तरंगों को हम सरफेस वेव्स या इसको हम लॉन्ग पीरियड वेव्स या इसको लव वेव्स भी कहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पी तरंग के बारे में। पी तरंग जो होती है इनकी गति सबसे तेज होती है। किस तरंग की सबसे तेज गति होती है? पी तरंग। ये बहुत ही तीव्र होती है और सबसे पहले यही तरंग उत्पन्न होती है। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या अनुदैर्घ्य वेव्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पी तरंग जो है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों अवस्थाओं में आसानी से गुजर सकती है। तो अब इससे संबंधित और कौन से प्रश्न बन सकते हैं? पूछा जा सकता है कि भूकंप की तरंगे जब उत्पन्न होती है तो सबसे पहले कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, तो वो होती है पी तरंगे। या ये पूछा जा सकता है कि किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है, तो पी भूकंपीय तरंगों की गति सबसे अधिक होती है। या पूछा जा सकता है कि कौन सी तरंग जो है जो तीनों अवस्थाओं में आसानी से गुजर सकती है, तो वो है पी तरंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एस तरंगों की ओर। एस तरंगों को हम बोलते हैं सेकेंडरी या इसको द्वितीय या गौण तरंगे कहते हैं। एस तरंग केवल सॉलिड में यानी कि ठोस अवस्था पदार्थों में ही गुजर सकती है। कौन सी तरंगे? एस तरंगे। इसको हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। अब ये ठोस से गुजरती है, तरल अवस्थाओं से ये गुजर नहीं सकती। यही कारण है कि जो सागरों के पास पहुंचते ही ये क्या होता है, लुप्त हो जाती है। कौन सी तरंगे? एस तरंगे। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि पी तरंगों के बाद कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, तो वो तरंग होती है एस तरंगे, यानी कि इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। या ये पूछा जा सकता है कि कौन सी तरंग ऐसी है भूकंपीय तरंगे जो केवल ठोस यानी कि सॉलिड में ही पदार्थों से गुजर सकती है, तो वो है एस तरंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं एल तरंग की। एल तरंग क्या होती है? इसको हम लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोल सकते हैं, धरातलीय तरंग भी कह सकते हैं। तो ये जो धरातलीय तरंग जो होती है ये बहुत ही विनाशकारी होती है। तो सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी तरंग होती है? एल तरंगे। कौन सी होती है? एल तरंगे। इसको हम लव वेव्स भी बोल सकते हैं या लॉन्ग पीरियड वेव्स भी कह सकते हैं, या और हिंदी में इसको हम धरातलीय तरंग कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो धरातलीय तरंग है वो बहुत ही अधिक विनाशकारी होती है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती है, तो वो तरंग होती है एल तरंगे। वो कौन सी तरंगे होती है? एल तरंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सिस्मोमीटर मापता है, यानी कि सिस्मोमीटर क्या मेजर करता है। तो ये बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है। तो ये अर्थक्वेक की तीव्रता को नापता है, यानी कि जो अर्थक्वेक होता है उसकी तीव्रता को नापने के लिए सिस्मोमीटर का हम यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं हम? अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र होता है जहाँ पर भूकंपीय तरंगे यानी कि सिस्टम में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है सरफेस पे। ठीक है, तो ये कैसे, यानी कि ये केंद्र कोई बनेगा यहाँ पर जब भूकंप की उत्पत्ति क्षेत्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूकंपमूल या सेस्मिक फोकस कहते हैं। ठीक है, जबकि इसके ठीक 90 डिग्री पर जहाँ पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले अनुभव की जाती है तो उसको हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अग्निवृत्त किसे कहा जाता है, यानी कि रिंग ऑफ फायर हम किसे कहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर जो है ये भूकंपीय और ज्वालामुखी के लिए एक क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 90% जो भूकंप का अनुभव हम इसी पेटी में करते हैं। तो किस पेटी में करते हैं? परिप्रशांत पेटी में। और परिप्रशांत जो पेटी जो है आपकी जो पैसिफिक ओशन बेल्ट है, ये जो पैसिफिक महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर भी है। तो यहाँ पर लगभग 90% जो है भूकंप का हम अनुभव करते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखा हुआ है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या क्या है। कई बार बहुत ही एसएससी में कई बार जनरल पूछ लिया जाता है, तो ये जैसा कि हम जानते हैं बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, तो 8। ठीक, अब इससे संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं सौर मंडल से, उस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो सन से यानी कि जो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह होता है वो होता है आपका मरकरी, जिसको हम बुध कहते हैं। फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर आता है आपका शुक्र, जिसको हम वीनस कहते हैं। फिर इसके बाद आता है अर्थ, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। फिर इसके बाद कौन सा ग्रह आता है बताइए, उसके बाद आता है मार्स यानी कि मंगल। ये 4 जो ग्रह हैं, इन 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह या इसको हम टेरेस्ट्रियल ग्रह भी बोल सकते हैं। तो वो 4 आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो हम बात करेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध। चलिए इसके आगे और बढ़ते हैं। मंगल के बाद ग्रह कौन सा आता है, जुपिटर यानी कि जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं। फिर उसके बाद शनि आता है, जिसको वह हम सैटर्न बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका अरुण, फिर उसके बाद आता है वरुण, जिसको हम यूरेनस एंड नेपच्यून कहते हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक जो है, सबसे नज़दीक तो आता है बुध, और सबसे दूर कौन सा होता है, वरुण, जिसको हम नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ हमें याद करने की ज़रूरत है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध यानी कि मरकरी। यदि इसमें कई बार एक भी प्रश्न होता है कि मंगल पृथ्वी किन किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो वो है शुक्र और मंगल के बीच। किसके बीच है, शुक्र और मंगल के बीच। और इसमें एक और बात याद रखने की ज़रूरत है, कई बार पूछा जाता है कि शुद्ध ग्रह बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और आपके इनके बीच में, मंगल और आपके बृहस्पति के बीच में कौन सी बेल्ट है, यानी कि शुद्ध ग्रहों की पेटी पाई जाती है। तो शुद्ध ग्रहों की पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। और क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि पृथ्वी के दोनों साइड में कौन कौन से ग्रह हैं, तो आपके शुक्र और मंगल। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है, बुध यानी कि मरकरी। सूर्य से सबसे अधिक दूर पर कौन सा ग्रह होता है, वो होता है नेपच्यून यानी कि वरुण। या पूछा जा सकता है शुद्ध ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है। तो पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम जो दूरी जो होती है वो होती है 3 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब पहुँचती है, वो 3 जनवरी को। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, आपको उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर, उपसौर। और इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पेरिहेलियन, PERIHELION, पेरिहेलियन बोलते हैं किस स्थिति को, जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पे होता है। और कब होता है वो, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है। उस स्थिति को हम उपसौर या पेरिहेलियन बोलते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर, या इंग्लिश में इसको पेरिहेलियन बोल सकते हैं। और कब होती है, 3 जनवरी को। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, 3 जनवरी को। लेकिन अगर हम इसके विपरीत की बात करें कि जब सूर्य पृथ्वी से या पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होती है, तो वो कब होती है, तो वो होती है 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपसौर। क्या कहते हैं हम, अपसौर। बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, क्या कहते हैं, अपसौर। यानी कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपसौर। और इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं एपेलियन, APHELION। ठीक है, चलिए तो छठे का आंसर हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दिन और रात जिस कारण होते हैं उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, यानी कि वो कौन सा, जैसे डे और नाइट होता है। तो इसका आंसर है आपका बी, भू परिभ्रमण, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस। यानी कि जब पृथ्वी अपनी घूर्णन स्थिति में होती है, यानी कि अपनी धुरी पर घूमती है,
तो उस स्थिति से तो दिन और रात होते हैं, ठीक है। यानी कि रोटेशन जब करती है तो उससे दिन और रात होते हैं, जबकि ठीक इसके विपरीत यदि रिवॉल्यूशन करे तो ऋतुएं परिवर्तित होती है, ठीक है। रिवॉल्यूशन में सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है, जबकि रोटेशन में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते, जिससे क्या होता है, दिन और रात होती है, दिन और रात। इसमें ऋतुएं परिवर्तित होती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो ऋतुएं परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा लगने में कितने समय लगते हैं? तो ये लगते हैं 365.25, यानी कि 365/14 भी बोल सकते हैं। चलिए 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखा है वैज्ञानिक, वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये थे कॉपरनिकस। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है अपर्दन के निम्नतम स्तर की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल, तो वो थे आपके पॉवेल। कौन थे? पॉवेल। जबकि डेविस और पैंग थे साइकिल ऑफ इरोजन से संबंधित, इन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी दी थी। जबकि अल्फ्रेड वैगनर ने आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी है ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। किससे? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कौन से संबंधित है? कौन सी? बिग बैंग थ्योरी। और ये किसने दी थी? जॉर्ज लेमिंटन ने। जॉर्ज लेमिंटन विद्वान थे, उन्होंने इस सिद्धांत को बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। लिखा हुआ है तारों का रंग किसका सूचक होता है? तो जो तारों का रंग जो क्या इंडिकेट करते हैं? द कलर ऑफ द स्टार किसका चीज़ को इंडिकेट करते हैं? वो करते हैं टेम्परेचर को। तो ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है? तो ये है दूरी की। किसकी इकाई है? दूरी की, यानी कि डिस्टेंस को डिसाइड करती है। कौन सी? लाइट ईयर यूनिट, प्रकाश वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। पृथ्वी की डेंसिटी कितनी है? तो ऑप्शन है सी 5.5। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। निहारिका या नुबुला हाइपोथेसिस किसने की थी? तो ये थे आपके लाप्लास। लाप्लास विद्वान थे जिन्होंने नुबुला हाइपोथेसिस दी थी। और जबकि जॉर्ज लेमिंटन ने बिग बैंग थ्योरी दी है। जेम्स ऑफ जीस और जेफरी ने आपकी ज्वारे यानी कि टाइडल थ्योरी दी है। तो 15 क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए, यानी कि ठीक है लाप्लास। निहारिका परिकल्पना किसने दी? लाप्लास ने। चलिए आई होप आपको ये 15 प्रश्न समझ आएंगे, और मैं अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके सामने रखूँगा।